नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत और आप लोग देख रहे हैं डिकोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों जिस लय से यूपीएससी अपना जो रवैया है, अपना जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पूछने की जो उसकी आदत है, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होती जा रही है। इसमें तकलीफ़ उन लोगों को होगी जिन लोगों का करंट अफ़ेयर्स बहुत, बहुत, बहुत वीक है। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि जो लोग इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे नंबरों से, अच्छे तरीके से पढ़कर इस सेवा में आएँ, लेकिन दिक्कत उनकी वही है कि उन्हें वो दिशा नहीं मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर वो दिमाग नहीं है या वो सोच नहीं है, बस उस सोच की प्रैक्टिस नहीं है। तो इस वीडियो में मैं एक छोटा-सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ कि हाल-फिलहाल में मैंने यूपीएससी सिविल सेवा की जो मेंस की परीक्षा के पेपर्स हैं, वो सारे देखे। पर्टिकुलरली क्योंकि हम लोग पॉलिटी 101 सीरीज़ शुरू करेंगे, तो पॉलिटी से रिलेटेड यानी कि जीएस 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, मेरे हिसाब से वो बहुत आसान थे। और वो आसान इसलिए थे क्योंकि मैंने उन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े ही आसानी के साथ सिर्फ जो पॉलिटी का जो पेपर था, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, वो मुझे कुछ 1 घंटा 10, 15, 20 मिनट लगे थे। तो अगर मुझे इतना कम लग सकता है, तो ये बाकियों के लिए भी उतना ही पॉसिबल है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से हम लोग डिकोड में पढ़ते हैं या जिस तरीके से हम लोग एक सोच डेवलप करते हैं, अगर वही चीज़ प्रैक्टिस में आ जाए तो इस तरीके के पेपर्स जो हैं वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि एसे पेपर जो आया था, उस एसे पेपर को एक बार डिकोड करते हैं। देखिए, आप सबको पता होगा कि एसेज आते हैं। एसेज पहले तो बहुत डिफरेंट पैटर्न के आते थे, अब डिफरेंट पैटर्न के आते हैं। वर्ड लिमिट्स कम हो गए हैं, लेकिन मल्टीपल एसेज लिखना है आपको। तो उसमें से आज मैं देख रहा था एक एसे का टॉपिक, जो पहला टॉपिक आया था। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना शॉर्ट रख सकूं उतना रखूंगा और इस वीडियो में उस पहले एसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक है, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज अ ऑपोजिट टीम। सोचने की जो ताकत है वो एक खेल की तरह है, लेकिन ये तभी शुरू होता है जब सामने एक ऑपोजिशन टीम आ रही हो। अब मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को डिकोड में हमेशा बताता रहता हूं कि सोचने की जो आदत है, इस आदत से यूज्ड टू हो जाओ। अब जब इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। इस सवाल में सिर्फ ये पूछ रहा है, ये जो टॉपिक है इसमें सिर्फ ये आपको बताना है कि सोच, इंसान का जो सोच होता है या सोचने की जो शक्ति होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको एक खेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो खेल में ऐसी क्या चीजें होती हैं जो ट्रिगर करता है सोचने की शक्ति को? इस तरीके से अगर मैं इसको समझूं तो मुझे लगता है इस पेपर को, इस टॉपिक को हमें एक अप्रोच देना पड़ेगा। जो पर्सनली मेरा अप्रोच रहेगा वो ये है कि इंसान के पास ये एक इनहेरेंट एबिलिटी होती है कि वो सोच सकता है। ये इंसान का नेचर होता है। जब वो सोचता है तो एक्चुअली में वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। देयर इज अ सिचुएशन आउट हियर एंड वी हैव टू सॉल्व a problem or we have to find a solution to the situation. तो सिचुएशन के डिमांड के अनुसार वी हैव टू थिंक एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. नाउ दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट द थिंकिंग एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन नेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल और हाउ इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. हम लोग सोचते हैं, वी पॉन्डर, वी रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग, वी एनालाइज, वी इवैल्यूएट what are the options that we have in a given situation. इसके साथ साथ हमें एक और फायदा जो होता है वो ये है कि जब हम स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं तो हम एक डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं, गोल ओरिएंटेड अप्रोच हो जाता है. और ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये खेल है, खेल जो हमें मजबूर करता है सोचने के लिए. एक ऐसा खेल जिसके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन है. अगर आप कोई भी खेल ले लें, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी खेल ले लें,
खेल के अंदर कंपटीशन नहीं है, ऐसा कोई खेल ही शायद नहीं है। तो खेल है, कंपटीशन है, कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आ खड़ा हुआ है। आपके और आपके जीत के बीच में कोई खड़ा है सामने, आपको उस सामने वाले को बीट करना है, आपको सोचना पड़ रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का जो बेसिस है, इसको आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि इन्वेंशन जो है वो स्केर्सिटी से आता है। चैलेंजेस और स्केर्सिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। और इसी तथ्य को, इसी थीसिस को हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड से भी उठा सकते हैं, व्हेन यू विल बी राइटिंग द बॉडी ऑफ द एसे। जैसे सोचिए कि प्री हिस्ट्री पीरियड में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, स्टोन एज में इंसान के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसकी खुद की सुरक्षा। उसके सामने बड़ा घना जंगल है, जानवर आ रहे हैं, उसे बचना पड़ेगा। उसने पत्थरों का इस्तेमाल किया, उस पत्थरों का टूल्स बनाया। सिविलाइजेशन बढ़ती गई, लेकिन इट वॉज अ चैलेंज, एंड टू ओवरकम दैट चैलेंज ह्यूमन बीइंग स्टार्ट टू थिंक, एंड दैट्स द की। और ये सिर्फ प्री हिस्ट्री पीरियड में नहीं है, आप और आगे आ सकते हैं, मेडिवल में आ जाइए, आप मॉडर्न में भी आ जाइए। इंडिया जो है इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री, इसमें कितने प्रकार के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट्स हैं, लेकिन सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं। कब? जब उनको ये प्रतीत होता है, व्हेन दे अंडरस्टैंड द इंपेरियल पावर और उनकी जो इंटेंशंस हैं, द इंपेरियल इंटरेस्ट्स, the colonial intention of ruining a country। जब हमें ये चीज का समझ में आता है, तब हम एकजुट हो जाते हैं, and then the national movement starts। so you see, जब तक हम इस चीज को समझ नहीं रहे थे कि there is a competition, there is a threat, कि हमारा कोई शोषण कर रहा है, तब तक हम लोग बटे हुए थे। लेकिन यूनाइट होने का जो सोच है वो तब डेवलप होता है जब हमें समझ में आता है that there is a common enemy, there is a common competitor। ठीक जैसे उस समय आप एग्जांपल ले सकते हैं जो सोशियो कल्चरल मूवमेंट्स जो शुरू हुई थी, एंड व्हाट रोल एग्जैक्टली इट प्लेड। नाउ यू सी, एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखने के लिए मैं हिस्ट्री, मैं ज्योग्राफी, मैं पॉलिटी को इन्वॉल्व कर रहा हूं। यही तरीका होता है जब आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत थॉरो पता होता है। ये चीज आप लोगों को सीखना पड़ेगा। हम लोग डिकोड में इन चीजों का ही डिस्कशन करते हैं ताकि किसी भी तरीके से चीजें मिस ना हो। अब इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी में हम लोग बस पहुंचे ही हैं, हमें बॉडी और भी लिखना है। तो बॉडी में हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि सोच जो है वो किन किन डायमेंशंस में जा सकती है। जैसे इंडिविजुअलिस्टिक या इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो हर रोज या रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, हमें उसे फेस करना पड़ता है। अगर हम सोसाइटल फॉर्म में सोचें तो देयर वर मेनी चैलेंजेस दैट केम अक्रॉस। चाहे आप सती प्रथा का एग्जांपल ले लीजिए, हिंदुइज्म के अंदर जो रिफॉर्म्स आए हैं, चाहे वो आप दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के बारे में बात कर सकते हैं, आप ब्राह्मण समाज के बारे में बात कर सकते हैं, आप सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात कर सकते हैं। जिन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से, जिन लोगों की सोच की वजह से सोसाइटी में जो चैलेंजेस थी वो दूर हो गई, वो प्रॉब्लम सॉल्व होता गया। आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी सोच सकते हैं, जैसे आज के तारीख में एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए है। ये क्या है? ये एक ऑपोजिशन आ रहा है। सो फियर ऑफ ऑपोजिशन लीड्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग प्रोसेस कि हम किस तरीके से इस चीज को ओवरकम करें। अगर हम इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से सोचे तो वहां पे भी है। जैसे कंपटीशन, तो इकोनॉमिक्स को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन जो है इट लीड्स टू इनोवेशन, इट लीड्स टू क्रिएटिविटी, इट लीड्स टू बिजनेस। जैसे मान लेते हैं 4G और जियो का जो मिक्सचर है, इसका जो कॉम्पोजिशन है, जिस तरीके से ये टेलीकॉम सेक्टर में आया, जिस तरीके से दूसरे कंपनीज को वाइट वॉश कर दिया, ये एक एग्जांपल हो सकता है, केस स्टडी हो सकती है। इसी बॉडी के अंदर की हम बात कर रहे हैं, द एंटायर एसे का बॉडी। अगर हम गवर्नेंस के बारे में बात करें कि गवर्नेंस में थिंकिंग प्रोसेस एज ए गेम कब काम आता है, वेरी सिंपल, द कोऑपरेटिव्स। जो हमारा जो फेडरलिज्म है वो पहले कोऑपरेटिव था,
ना फ्रॉम कोऑपरेटिव टू कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में बहुत सुंदर से इस चीज को फ्रेम किया जा सकता है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो भाई every country wants to be a global leader, and for that you have to think to overcome the challenges that you have. अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बात कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हमें ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, ये जो डिबेट है, हम लोग इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। सो यू सी, एक टॉपिक को कितने डिफरेंट डायमेंशन में हमने कवर करा। हम इसका कंक्लूजन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये जो थीसिस थी हम लोगों की कि सोच जनरेट्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिवनेस विच इज एन आउटकम ऑफ अ गेम थ्योरी, इस चीज को हम लोग हटा करके एक एंटीथेसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या जरूरी है कि हमेशा कोई सोच एक कंपटीशन से ही शुरू हो? फॉर एग्जाम्पल क्यूरियोसिटी से भी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स की जो थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं था, बट हिज शेयर क्यूरियोसिटी लीड टू दैट थिंकिंग एंड इवेंचुअली लीड टू दैट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज एंड व्हाटसोएवर। सो न्यूटन्स की जो थ्योरी है, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बताता है कि नॉट नेसेसरीली कंपटीशन लीड्स टू द बिगिनिंग ऑफ अ थिंकिंग प्रोसेस। जैसे हिटलर की एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये हिटलर जो है, उसकी थिंकिंग थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग थी, थोड़ी सी क्या, इनफैक्ट उसकी थिंकिंग डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग थी। तो क्या उससे कोई कंपटीशन आ रहा था? नहीं। Jews were never his competitors, but he used to hate them. So पॉइंट ये है कि आप कंक्लूजन में एक डिफरेंट जॉनरा को इंट्रोड्यूस करिए और आप कंक्लूजन को और फर्दर ले जाइए और कहिए कि ये जो सोच है, जो इंसान का नेचर होता है, इसको आप किसी भी डायमेंशन में देख सकते हैं। आपके पास थीसिस है, आपके पास एंटीथेसिस है, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपने इस ऐसे को बहुत प्यार से आप लिख सकते हैं। मेरा पॉइंट यहां पे ये था कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को यूज करूं जो इस बार यूपीएससी के मेंस में आया है, so that you guys can get I would say an understanding as to how to address a question. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर डीकोड को सब्सक्राइब कीजिए, डीकोड आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है टू मेक सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। नमस्कार।